मैंने दो लोगों की बातें सुनी। वो ये बात कर रहे थे कि किसी वायर या कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। वैसे किसी की बातें सुनना गलत बात है, लेकिन मुझे ये बात काम की लगी, इसलिए मैंने सुन ली। तो फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों है। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर वायर या कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है। चलिए इस चीज को समझते हैं। मैंने क्या किया, दो पाइप रखी, एक पाइप ए और दूसरी पाइप बी। दोनों ही पाइप्स होलो हैं। होलो का मतलब खाली है, खोखली है। मैंने एक बॉल ली, उस बॉल को पहले पाइप ए में फेंका और फिर पाइप बी में फेंका, और मैं क्या देखता हूं कि ए में से बॉल बहुत ही तेजी से बाहर निकलती है, और बी में से फेंका, लेकिन जाते 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 यहां पहुंचते पहुंचते ए की स्पीड कम हो गई। तो मेरे को दिमाग में आइडिया आया, हाँ यार, हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं वायर की। अभी आपकी बॉल नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई माइनस। ये जो आपको दिख रही है क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो अब मैंने क्या किया, बॉल वगैरह को हटाया। अब सोचा मैंने कि ये मेरी एक वायर है, कंडक्टर है, इसमें क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मतलब इस वायर में करंट है। और रेजिस्टेंस कौन है, जो इस इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकता है। ये सब हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने अब सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहां भेजता हूं, अगर वायर छोटी है तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से इस एंड पे पहुंच जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से जाएगा मतलब करंट ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जो रोकने वाला था वो तो भाई रोक ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा, मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाली चीज ये रुकावट है। तो जब मैंने वायर यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रेवल कर रहा है तो इसकी लंबाई कम है, तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो भी कम हो गई। ये वायर काफी लंबी है तो इसमें रेजिस्टेंस यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। तो इसमें जब हमारी बॉल बॉल यानी कि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और बेचारा यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लो हो जाएगा। स्लो होने का मतलब करंट कम रहेगा। या हम ये कह सकते हैं कि इस वाली वायर में रेजिस्टेंस कितने हैं, ज्यादा है। तो इतना आपको आइडिया हो गया होगा। वैसे बॉल वाला केस जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे पार्टिकल हैं, और बॉल तो खैर बहुत बड़ी है। लेकिन आप याद रखने के लिए ये पाइप और बॉल वाला एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन को चलने में मुश्किल होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को चलना मुश्किल मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा। तो एक बात सामने यहां से आ गई कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और वायर is directly proportional to the length of conductor। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर लंबाई ज्यादा है कंडक्टर की तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम L से लिख रहे हैं तो इसके ब्रैकेट में L भी लिख देते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस को हम R लिख रहे हैं तो यहां ब्रैकेट में आप R भी लिख सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि भाई L बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा। ठीक है यहां तक।
चलिए अब क्या करते हैं, बात करते हैं एरिया की। लंबाई घटा बढ़ा के देख ली हमने, अब इसकी चौड़ाई भी बढ़ा लेते हैं भाई। तो हमने क्या करवाना था, इसमें से इलेक्ट्रॉन चलवाना था। इलेक्ट्रॉन चलवाने का मतलब करंट चलाना था। अब मैंने एक और पाइप ली, इसकी लंबाई, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी भी है, इसका नाम रख दिया ए। इसमें भी इलेक्ट्रॉन को चलाना है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा छोटा बनाते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें चल ही नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे होते हैं, तो थोड़ा हम छोटा कर देते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस वाली वायर में चलाना है। तो अब आप खुद ही बताइए कि इस वाली पाइप में इलेक्ट्रॉन के लिए चलना आसान होगा। रेजिस्टेंस इसमें भी है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि जिसका डायमीटर ज्यादा है, जिसका ये क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन कहां से क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉस करेगा। इस पाइप को अगर हम सामने से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, एक सर्कल। तो इस पाइप का जो क्रॉस करने वाला सेक्शन है वो कैसा है, सर्कल जैसा है। इस पाइप को आप सामने ऐसे देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये सर्कल की तरह। तो इसको क्रॉस करना है इलेक्ट्रॉन को, तो क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्रॉस करने वाला जो एरिया है वो ज्यादा है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, छोटा सर्कल बन गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भाई फंस फंस के जाएगा, बहुत मुश्किल से जाएगा। मुश्किल से जाएगा मतलब इस वायर को, इस इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकना था, तो ये वायर कामयाब हो गई रोकने से, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। रेजिस्टेंस मतलब क्या, करंट को या इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकना। तो ये वायर आसानी से करंट को चलने से रोक सकती है, ये जाने देगी। तो जो जाने दे रही है मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा हो गया ना। तो मैंने क्या देखा, अगर एरिया कम कर दिया जाए, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, जहां से इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है उसको, ऐसे नहीं क्रॉस करना है। तो ये वाला एरिया नहीं देखेंगे हम, क्रॉस करने वाला एरिया देखेंगे। तो अगर मैं क्रॉस करने वाले एरिया को कम कर देता हूं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और इसमें एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन को रोकने की जो क्षमता थी वो क्या हो गई, कम। तो मैं क्या देख रहा हूं, एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है, एरिया घटाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है, यानी कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। इसका मतलब कैसा, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक और लाइन मेरे मन में आ गई कि रेजिस्टेंस यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल। आपने क्रॉस सेक्शनल वर्ड जरूर लिखना है, सिर्फ एरिया नहीं लिखना। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर या वायर लिख सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से लिख रहे हैं, तो ब्रैकेट में आप ए भी जरूर लिखिए। तो यहां से मुझे पता लग गया कि आर और ए में रिलेशन उल्टा है भाई। उल्टा मतलब एक नीचे रहेगा तो एक ऊपर रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो कंबाइन करने का मतलब ये मुझे पता लगता है कि L ऊपर आ रहा है और A नीचे आ रहा है, ये हो गया कंबाइन। अब मुझे बनाना है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए इज इक्वल टू चाहिए, यानी कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है, और जब भी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, R इज इक्वल टू, ये लीजिए, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब आप कहेंगे ये कौन सी मुसीबत है, नहीं, ये जो मुसीबत आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं रो।
अब रो है क्या? रो हमने यहां पे क्या यूज किया है? इट इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, तभी तो हमने इसको यूज किया है ताकि प्रोपोर्शनल हट जाए और इज इक्वल टू आ जाए। तो इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब आप कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है, लेकिन है क्या चीज? ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसके अलावा एक बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से आपने याद रखनी है या समझनी है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। यानी कि मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, सो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, इसको लंबाई चौड़ाई से लेना देना नहीं है। अगर आपको कहे कोई कि हमने कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी है, रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई आपको कहे हमने वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया घटा दिया है, रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ वेरीज मींस चेंज होना विद टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों में ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या कॉमन है? ये रहा कॉमन। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला भी सीख लिया, R इज इक्वल टू रो L बाई E। अब मैंने कहा कि रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होंगी। तो ये भी याद रखनी है, SI यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। चलिए SI यूनिट्स भी हो गई इसकी। अब हम ये सोचते हैं रेजिस्टिविटी करती क्या है, इससे होता क्या है, किस काम आती है? तो जिस भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो ये मान के चलिए कि उसका रेजिस्टेंस भी एक तरह से ज्यादा होगा, उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया है कि जो रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी करीब 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6 के बीच में पड़ती है। ऐसे ही अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स
वो काफी हाई होती है। 10 की पावर 12 से लेके करीब 10 की पावर 15 के आसपास, बहुत ज्यादा है ये। तो हमने इतना तो समझ लिया अगर चीज की रेजिस्टिविटी कम है तो वो कंडक्टर है, यानी कि उसमें से करंट आसानी से जाएगा, और रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसमें से करंट आसानी से नहीं जा पाएगा। तो ये हो गई बात रेजिस्टिविटी की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलओएस के बारे में। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलओएस इज मोर देन इट्स, इस बात को भी ध्यान रखना है, जितनी भी बातें मैं बताता हूं उन सभी को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से आ जाए कैसे आ जाए कोई भी नहीं जानता। क्योंकि जो पैटर्न चेंज हो चुका है जिसमें लर्निंग बेस्ड बच्चा सीखे उसके हिसाब से आजकल पेपर सेट होता है। तो आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलओएस इज मोर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है? मान लो एक एलओए है कांस्टेंट, ये किसका एलओए है? ये है एलओए कॉपर एंड निकल। अब ये भी पूछ सकता है कांस्टेंटिन किसका एलओए है, ये कहां से आया? ये भी आपकी एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में जो भी है उसको बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से पढ़ना है। या मैग्नेनियम की बात करें, इसमें कौन कौन है? इसमें कॉपर है, निकल है, और एक और है, कौन है वो? मैंगनीज। Mn। और एक और की बात कर लेते हैं, नाइक्रोम। इसमें कौन है? निकल है, एन से निकल, क्रोमियम है, Cr, मैंगनीज देखने को मिलेगा, आयरन देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या लाइन लिखवाई कि जो एलओएज हैं, ये एलओएज हैं सारे के सारे, कांस्टेंटिन, मैग्नेटिन, नाइक्रोम, इनकी जो रेजिस्टिविटी है इससे भी ज्यादा होगी, इससे भी ज्यादा होगी, यानी कि जिससे मिलके बने हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उनसे क्या होगी? ज्यादा। ठीक है यहां तक। अब बात कर लेते हैं एक लास्ट चीज, एलओएज डू नॉट बर्न, या कह सकते हैं ऑक्सीडाइज रेडिली। जो एलओएज होते हैं वो जल्दी से जलते नहीं है या फिर बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। इसका मतलब ये है कि इनमें जल्दी से आग नहीं लगती। अब आग नहीं लगती, जल्दी पिघलते नहीं, इसीलिए इनको कहां यूज करते हैं? हीटिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। देयरफॉर they are used in heating electrical devices। अगर आप सिंपल आयरन को एज अ हीटिंग डिवाइस यूज करेंगे, आयरन में या तो ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी या वो पिघल जाएगा। तो जब तक वो किसी को गर्म करेगा वो खुद ही गर्म होकर पिघल जाएगा, लेकिन एलओएस ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए इनको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, खास करके कौन से जो हीट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, या फिर टोस्टर्स, इन सब में इनको यूज किया जाता है। लेकिन एक ऐसे महाशय भी हैं जो एलओए तो नहीं है, लेकिन इसको जो है आप लाइट के लिए यूज करते हैं, लाइट एनर्जी के लिए। कौन है ये? टंगस्टन।
टंगस्टन को हम यूज करते हैं, इज यूज्ड एज फिलामेंट। बल्ब का जो फिलामेंट होता है देखिए ये बल्ब है, इसमें आपने देखा होगा ऐसी वायर सी होती है, इस वायर को हम बोलते हैं फिलामेंट। ये क्या है? ये है फिलामेंट। तो ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्योंकि अगर आप कोई छोटी मोटी वायर, छोटी मोटी का मतलब ये यहां पर कि फिलामेंट के अलावा कोई ऐसा वैसा मेटल यूज करते हैं, वो इतना हीट होता है कि गर्म होकर खुद ही पिघल जाएगा, तो कहां से रोशनी करेगा। लेकिन ये गर्म, देखिए बल्ब कितना गर्मी करता है आपको पता ही होगा, गर्म भी होता है लेकिन फिर भी नहीं पिघलता। और इसके अलावा कॉपर, सिल्वर या फिर ये है सिल्वर, और एक आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम, इनकी कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, यानी कि बहुत अच्छे से करंट पास करते हैं। इसीलिए आपको जो भी वायर्स मिलेंगी ज्यादातर कॉपर की होगी या सिल्वर की होगी या एल्यूमिनियम की होगी। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा है, उसकी वायर तो कौन यूज करेगा। अब बच्चे ये दोनों, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? कॉपर। लेकिन अगर आप कॉपर यूज करेंगे, जो खंभे देखते हैं आप उस पे वायर्स किसकी होती हैं? एल्यूमिनियम की होती है, जबकि अच्छा कंडक्टर कौन है? कॉपर। बट ये महंगा है। अगर इसको आप खंभों पे लगाओगे तो लोग भाई काट कूट के ले जाएंगे, क्योंकि बहुत महंगा है। मान लीजिए ये हमें मिलता है 150 रुपए किलो और ये 350, तो सोच सकते हैं आप। तो इसीलिए जो है ज्यादातर बाहर के लिए, बाहर मतलब घर के बाहर, इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। और घरों में तो हमें पता है घर में से कौन वायर खींचेगा, तो घरों में हम अच्छी वाली चीज यूज करते हैं, इसीलिए आपको घरों में कॉपर वायर देखने को मिलेगी। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई दोस्तों तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट भी जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए अलविदा, फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।